बिहार बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां की पॉलिटिक्स उसके समाज को केवल डिफाइन ही नहीं करती बल्कि डायरेक्शन भी देती है। बिहार की इमेज जो आज पूरे देश में है उसका एक बहुत बड़ा कारण बिहार की पॉलिटिक्स है। बिहार वो धरती है जहां स्ट्रक्चरल गवर्नेंस का उद्गम हुआ, वैदिक काल के विदेह राज्य में पावर एंड लर्निंग का सेंटर बना, फिर वज्जी रिपब्लिक में डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस एंड फाइनली पावर सेंटर ऑफ एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर। बिहार की एक बहुत ही रिच हिस्ट्री रही है गवर्नेंस की, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। मॉडर्न टाइम्स में यहाँ की हर जनरेशन ने यहाँ के एक नया दौर देखा। 1947 से कांग्रेस का दौर था, 70 के दशक से जनता आंदोलन, 1990 में मंडल का और अब 2025 में एक चौथा बड़ा बदलाव लिखा जा रहा है। क्या बिहार कास्ट से क्लास एंड कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है? क्या मंडल के हीरोज की करंट जनरेशन बिहार के हीरोज बनेंगे? और क्या 2025 का चुनाव एक पोस्ट मंडल एरा की शुरुआत करेगा जहां कास्ट डिवाइड से उठकर धरातल के असल मुद्दों की राजनीति बिहार में फोकल पॉइंट बनेगी? आज हम समझेंगे और कोशिश करेंगे बिहार की इसी पॉलिटिक्स के सफर को जानने की और उस फोर्थ ट्रांजिशन का मतलब जो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की पॉलिटिक्स को बदल सकता है, एक नई दिशा दे सकता है। उन्नीस के बाद बिहार ने कॉलोनियल रूल से कांग्रेस रूल की तरफ ट्रांजिशन किया। यह था पहला बड़ा फेज, नेशन बिल्डिंग एंड स्टेट कंसोलिडेशन। देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थे। उसी दौरान श्री कृष्ण सिन्हा जैसे लीडर्स ने एक स्टेबल सरकार बनाई। कांग्रेस के पास एक रेनबो सोशल बेस था। ब्राह्मण्स, भूमिहार, एससीज, एसटीज और मुस्लिम लीग के जाने के बाद मुस्लिम्स ने भी कांग्रेस को ही अपना रिप्रेजेंटेटिव माना। लेकिन पॉलिटिक्स अभी भी अपर कास्ट डोमिनेंस के शैडो में ही थी। एससीज, पेजेंट्स एंड बैकवर्ड के इस्तेमाल कांग्रेस मोबिलाइजेशन के लिए जरूर करती थी, लेकिन उनका अभी भी एक इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल फोर्स बनना बाकी था। यानी डेमोक्रेसी थी पर इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन अभी भी दूर था। 1967 बिहार में भुखमरी, करप्शन एंड राइजिंग डिसकंटेंट के कारण कांग्रेस के अंदर से ही क्रैक्स दिखने लगे। इंदिरा गांधी की सेंट्रलाइज्ड एंड टॉप डाउन अप्रोच ने बिहार की पॉलिटिक्स को एक हाई कमांड के भरोसे छोड़ दिया। क्रैक्स तब्दील हुए वैक्यूम में और डिसकंटेंट ने जन्म दिया एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन को। जेपी, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने यूथ को एक आवाज दी। लोकतंत्र सिर्फ वोट नहीं, जिम्मेदारी भी है। इमरजेंसी के दौरान और उसके उपरांत जेपी मूवमेंट ने पूरी एक जनरेशन को पॉलिटिकल बना दिया। समाज के किनारों से निकले नए नायक केवल बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को एक नए सिरे से लिखने लगे। लोगों ने कांग्रेस से हटकर नए चेहरों पे मुहर लगाना शुरू किया। यूथ की आवाज बन उठा और उसकी अगुवाई करने वाले आगे बढ़कर बिहार के जाने माने लीडर्स बने। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, लेट सुशील कुमार मोदी, शरद यादव, रामविलास पासवान जैसे नेता बिहार की राजनीतिक रंगोली के गाढ़े रंग बने और अपने अपने समाज को रिप्रेजेंटेशन दिलाया। यह था दूसरा बड़ा ट्रांजिशन, पावर फ्रॉम पार्टी टू पीपल। उन्नीस में बिहार ने देखा तीसरा युग, मंडल पॉलिटिक्स। लालू प्रसाद यादव बैकवर्ड कास्ट के मसीहा बनकर आए। उनके पहले राजकाल के दौरान भूरा बाल हटाओ यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला हटाओ के नारे ने पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन को एक नई दिशा दी। इस फेज ने बिहार की पॉलिटिक्स को ग्राउंड लेवल तक डेमोक्रेटाइज कर दिया। लालू के कम्युनिकेशन कॉमिकल होने के साथ साथ इंपैक्टफुल भी था। लालू की बातें लोगों तक बड़े ही सहज रूप तक जाने लगी। मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां करते, जैसे गरीब रैला, महागरीब रैला, लाठी रैला। रैली अमीरों की, रैला गरीबों का। लालू ने देहाती ढंग से लोगों का दिल जीतने की कोशिश की, एक ऐसा परसेप्शन बनाया कि वही है एक मसीहा, गरीबों का और पिछड़ों का। पर मंडल जस्टिस का लॉजिक धीरे धीरे अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका था। वोट बैंक की पॉलिटिक्स स्ट्रांग होने लगी। लालू की राष्ट्रीय जनता दल एक एमवाई पार्टी बन गई, यानी मुस्लिम यादव एक्सिस तक सीमित। और जंगल राज के नैरेटिव ने एक बार फिर से गवर्नेंस का इशू सेंटर स्टेज पर ला दिया। तब आए नीतीश कुमार। मंडल की ही मिट्टी से निकले, लेकिन मॉडल अलग था। इंफ्रास्ट्रक्चर, गर्ल्स एजुकेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस। नीतीश कुमार ने काफी हद तक और काफी समय तक एक सुशासन बाबू का परसेप्शन काफी सक्सेसफुली क्रिएट किया। शराबबंदी जैसे फैसलों से विमेन वोटर्स में काफी पॉपुलर हुए। उन्होंने एटलीस्ट ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि सोशल जस्टिस और गवर्नेंस साथ साथ
चल सकते हैं। इस दौर ने बिहार को पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के साथ डेवलपमेंट का टेस्ट भी दिया। लालू गेव वॉइस एंड नीतीश गेव स्ट्रक्चर। आज बिहार एक नए मोड़ पर है। डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्शन में बिहार का परसेप्शन समय के साथ और खराब हुआ है। मंडल का दौर खत्म नहीं हुआ, पर उसका असर जरूर कुछ कम हो गया है। कास्ट रियलिटी है, लेकिन बेरोजगारी, पलायन, पेपर लीक और युवाओं की हताशा एक हॉन्टिंग रियलिटी है जिसमें बिहारी मजबूर है जीने के लिए। इसी मजबूरी को मिटाने के लिए बिहार एक बदलाव ढूंढ रहा है, देश के विकास में अपनी अस्मिता ढूंढ रहा है, और इसी बदलाव का नाम है फोर्थ ट्रांजिशन। बिहार का चैलेंज है फ्रैगमेंटेड सोसाइटी, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड राइजिंग एस्पिरेशंस। स्टेट लैंडलॉक्ड है, इंडस्ट्रियल हब्स झारखंड के पास चले गए। बिहार का लैंड होल्डिंग केरला के बाद सबसे कम है, और उस लैंड होल्डिंग में भी प्रोडक्शन वैल्यू पूरे देश में सबसे कम है। एग्रीकल्चर स्टिल एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट्स पीपल। मैन्युफैक्चरिंग में केवल 5.7% लोग ही है। नीति आयोग के डेटा के मुताबिक यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 10.8% है, और बाकियों में भी ज्यादातर वल्नरेबल सेल्फ एम्प्लॉयड है या कैजुअल लेबरर्स। बिहार का यूथ चाहे किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, किसी कास्ट या धर्म का हो, मांग रहा है अपने हक का रोजगार, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी, और इंतजार कर रहा है उन फैक्ट्रियों का जो बिहार में कभी लग ही नहीं पाई, उन वादों का जो कभी पूरे ही नहीं हुए, बस जुमले बनकर रह गए। और यही है पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स का बेस नोट, एक कड़वी सच्चाई जो हर बिहारी घोट रहा है और घुट के जी रहा है। बिहार वो हिंदी स्टेट है जहां बीजेपी अभी तक सिंगल हैंडेडली सरकार नहीं बना पाई, पर 2025 में बीजेपी अपना मास्टर स्ट्रोक खेल रही है, कास्ट सेंसस का इंक्लूजन इन नेशनल सेंसस। ऑफिशियली ये स्टेप सोशल जस्टिस के लिए है, पर पॉलिटिकली ये बिहार के ईबीसी वोट बेस को कंसोलिडेट एंड ओबीसी वोटर्स को फ्रैगमेंट करने की कोशिश भी है। यूनियन बजट में मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट इसी नैरेटिव का एक हिस्सा है, क्योंकि मखाना इंडस्ट्री मेनली दलित और बैकवर्ड वुमेन चलाती हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये एक लुभावना स्टेप है। और वही दूसरी तरफ पढ़े लिखे युवा भी ऐसे अनाउंसमेंट्स को प्रोग्रेसिव मानते हैं और होपफुल हो जाते हैं। बीजेपी का मॉडल मल्टी लेयर्ड है, जिसमें कास्ट फ्रेगमेंटेशन, रिलीजियस कंसोलिडेशन प्लस पॉपुलर वेलफेयर इज इक्वल टू ब्रॉड हिंदू कोलिशन। नीतीश कुमार 2005 से बिहार के सीएम हैं, 8 टर्म्स। उन्होंने गवर्नेंस का मॉडल एस्टेब्लिश किया, पर अब उनका पॉलिटिकल ग्राफ एक विजिबल डिक्लाइन में है। 2020 के इलेक्शन में उनकी पार्टी जेडीयू के पास सिर्फ 43 सीट्स रह गई। बीजेपी को 74 सीट्स के मुकाबले उनको बहुत ही भारी नुकसान हुआ। एलजेपी चिराग पासवान के वोट स्प्लिट होने से 26 सीटों पे उन्होंने डैमेज किया। नीतीश ने महादलित कैटेगरी बनाई थी, पर पासवान को एक्सक्लूड करने से उनका एक बहुत बड़ा बेस डिवाइड हो गया, और अब महादलित वर्सेस पासवान रिफ्ट बीजेपी और एलजेपी दोनों एक्सप्लॉइट कर रही हैं। नीतीश फिलहाल तो किंग है, और किंग मेकर भी जेडीयू बीजेपी के साथ इक्वल फुटिंग पे चुनाव लड़ रही है, कुल 105 सीटों पे। ये स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग बीजेपी की कमजोरी और नीतीश की फेस वैल्यू को भली भांति बताता है। पर एक सवाल सबके दिमाग में है, उनके बाद जेडीयू का क्या? क्योंकि उनका कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल उत्तराधिकारी नहीं है। आरजेडी के लिए चैलेंज और ज्यादा बड़ा है। लालू यादव का करिश्मा अब हिस्ट्री है। तेजस्वी ने A to Z पॉलिटिक्स का नारा दिया, यानी MY से इंक्लूसिव अप्रोच की तरफ शिफ्ट। उन्होंने मंगानी लाल मंडल, एक ईबीसी लीडर को आरजेडी बिहार यूनिट का प्रेसिडेंट बनाया। इससे उन्होंने ईबीसी वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। वहीं बिहार में महागठबंधन का सीएम फेस चुने जाने के बाद मल्ला कम्युनिटी के लीडर मुकेश साहनी को डेप्यूटी सीएम फेस डिक्लेयर किया। आरजेडी अब जॉब्स को सेंट्रल इशू बना रही है, रोजगार और सम्मान उनका न्यू स्लोगन है। रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ 1 गवर्नमेंट जॉब टू ईच फैमिली इज अ बिग स्टेटमेंट, और ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता इस पे कितना भरोसा दिखाती है। लेकिन पार्टी की अपनी परसेप्शन प्रॉब्लम्स भी हैं। पार्टी अब भी एक फैमिली सेंट्रिक है, और फैमिली की दरारें भी अब फूट फूट के बाहर आ रही हैं। तेजस्वी के बड़े भाई ने परिवार से अलग खुद की एक पार्टी बनाई है, और वो कुल 21 सीटों पर कंटेस्ट करने वाले हैं। एंड इट इज बीइंग एस्टिमेटेड कि ज्यादातर सीटों पे वो डायरेक्टली आरजेडी को ज्यादा नहीं तो कुछ तो जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। तेजस्वी की लीडरशिप पोटेंशियल स्ट्रांग है, पर उनका एक क्रेडिबल गवर्नेंस फेस बनने के लिए एक इनक्रेडिबल परसेप्शन बैटल लड़ना पड़ेगा। उन्होंने करप्शन और जंगल राज का जो टैग है उससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा।
रामविलास पासवान के बाद उनके बेटे चिराग पासवान अब एलजेपी रामविलास को नए बिहार का सिंबल बनाना चाहते हैं। 2024 लोकसभा में उन्होंने 5 सीट जीतकर 100% का रिकॉर्ड बनाया। खुद को मोदी का हनुमान कहते चिराग नीतीश के वैक्यूम को फिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने 2024 के 100% ट्रैक रिकॉर्ड के बदौलत इस बार बिहार इलेक्शन में एलजेपी को कुल 29 सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा। चिराग पासवान ने नारा दिया है भविष्य की जिम्मेदारी। उन्होंने भविष्य की जिम्मेदारी ली है। यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि चिराग आगे आने वाले दशकों में क्या बिहार की राजनीति के शीर्ष पर पहुंचते हैं या बस अपने फादर रामविलास पासवान की लेगेसी को बरकरार रखते हुए एक घटक दल की भूमिका ही निभाते रह जाएंगे। पर ग्राउंड रियलिटी यह है, पासवान वोटर सिर्फ 4% है। उनके लिए बीजेपी के शैडो से बाहर निकलना मुश्किल है और जेडीयू के 18% वोट शेयर को रिप्लेस करना भी। दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर का जनसुराज। उनकी पदयात्रा, डेटा बेस्ड पॉलिटिक्स और यूथ कनेक्ट स्ट्रांग है, पर ऑर्गेनाइजेशनल रीच अभी बाकी पार्टियों से काफी सीमित है। प्रशांत किशोर पिछले कुछ सालों से गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि असली समस्या क्या है। किसी से नौकरी की उम्मीद, किसी से स्कूल की चिंता, तो किसी से बस एक सवाल, क्या बिहार कभी बदलेगा? पीके ने राजनीति की ऐसी शुरुआत की है जिसने ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को ऐसे आयाम पर ला खड़ा किया है जहां अन्य पार्टियां भी इससे खुद को दूर नहीं रख पा रही हैं। सोशल मीडिया पर पीके का ऐसा भौकाल है कि लगता है इस बार तो बिहार में बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वर्चुअल और जमीनी दुनिया का अंतर बिहार की जमीन पर जाकर ही समझा जा सकता है। बेरोजगार युवा पीके में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, वहीं बुजुर्ग अपनी उसी कास्ट पॉलिटिक्स में अपने भविष्य को पार लगाने की जुगत में है। लेकिन सारी बातें एक तरफ रख दो तो पीके ने जिस मेहनत और लगन से बिहार में एक होप पैदा की है वो पिछले 30 सालों में बिहार में कोई नहीं कर पाया। जनसुराज का पीला रंग भले ही सर्वेज में चढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा, लेकिन वो पीला रंग युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। अगर पहले 3 ट्रांजिशंस कास्ट और रिप्रेजेंटेशन पे थे तो चौथा ट्रांजिशन एस्पिरेशन और अपॉर्चुनिटी पे है। बिहार के लोग चाहे यादव हो, कुर्मी हो, दलित हो या मुस्लिम, सब एक कॉमन फ्रस्ट्रेशन शेयर करते हैं, बेरोजगारी, पलायन और सुविधाओं का अभाव। एलपीजी रिफॉर्म्स के बेनिफिट्स भले ही बिहार तक नहीं पहुंचे, लेकिन डिजिटल इंडिया पहुंच चुका है। अब यूथ को पता है कि दूसरे स्टेट्स बिहार से कितने आगे निकल चुके हैं। अब फोकस सिर्फ पॉलिटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स पे नहीं बल्कि परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस पे भी है। यही है द 4th ट्रांजिशन, जहां पॉलिटिक्स कास्ट के साथ साथ कॉम्पिटेंस पे भी जज होगी, जहां मंडल जस्टिस के साथ साथ डेवलपमेंट जस्टिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पिछले 75 सालों में बिहार ने पॉलिटिक्स के 4 युग देखे। ब्रिटिश राज से कांग्रेस राज, कांग्रेस से जनता आंदोलन, मंडल से गवर्नेंस और अब गवर्नेंस से एस्पिरेशंस तक। ग्रीन रिवॉल्यूशन, लिबरलाइजेशन एंड एफडीआई सब ने बिहार को बाईपास किया, पर डिजिटल रिवॉल्यूशन ने नहीं। बिहार के पॉलिटिकल नैरेटिव्स अब कास्ट के विक्टिमहुड और इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन के बीच लिखे जा रहे हैं। हर कास्ट, हर ग्रुप अपनी कहानी के साथ विक्टिम भी है और एस्पिरेंट भी। गांव हो या शहर, हर तबका, चाहे अपर कास्ट हो, ओबीसी हो या हो दलित यूथ, एक कॉमन सपना देखता है, लाचारी और बेबसी से आगे बढ़कर सम्मान से जीने का। इंटरनेट एक्सेस एंड कनेक्टिविटी ने उन सपनों को और तेज कर दिया है। मोबाइल स्क्रीन की दमकती दुनिया देखकर हर नौजवान मांगता है खुद के लिए रोजगार, समाज में इंसाफ और बिहार का सम्मान। यही सपने अब पॉलिटिक्स के सबसे बड़े ड्राइविंग फोर्स बन गए हैं। और इसी बीच एक पुरानी जनरेशन खत्म हो रही है। वो नेता जिन्होंने मंडल के युग में अपनी लेगेसी बनाई थी, अब नए लीडर्स और नए इश्यूज अपना दौर लिख रहे हैं। बिहार एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, जहां से या तो वो नए पॉलिटिक्स एथिक्स और गवर्नेंस मॉडल्स की तरफ बढ़ेगा या फिर पुराने आइडेंटिटी बैटल्स में फिर उलझ कर रह जाएगा। बीजेपी एक रेनबो कोलिशन बनाने की कोशिश में है, हिंदू आइडेंटिटी के अम्ब्रेला के नीचे नॉन डोमिनेंट एससीज और ओबीसीज को साथ लाने की। आरजेडी अपने मंडल बेस को इंक्लूसिव बनाना चाहता है, यानी एमवाई नहीं, A to Z पॉलिटिक्स। चिराग पासवान बिहार में फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं। उनके फादर की लेगेसी स्ट्रांग है और चिराग के एस्पिरेशंस फार साइटेड। वहीं जनसुराज एक क्रेडिबल थर्ड फ्रंट की तरह उभर रहा है। स्कूल के बस्ते के चिन्ह के साथ शिक्षा एक अहम मुद्दा है प्रशांत किशोर के लिए। नीतीश अब भी एक पॉलिटिकल पाइवट है, लेकिन कब तक?
अगर लीडरशिप विजनरी हो तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। 2025 का इलेक्शन डिसाइड करेगा कि क्या बिहार अपने नए युग में कदम रखेगा, जहां कास्ट पॉलिटिक्स एक चैप्टर भर रहकर हिस्ट्री के पन्नों में छोड़ दी जाएगी। दिस ट्रांजिशन इज नॉट ए स्टोरी ऑफ बिहार अलोन। ये इंडिया के डेमोक्रेसी का नेक्स्ट चैप्टर बन सकता है। द प्लेट्स ऑफ बिहार्स पॉलिटिकल टेरेन आर शिफ्टिंग। शायद इसी शिफ्टिंग ग्राउंड पर लिखा जा रहा है बिहार का चौथा अध्याय।